हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो एंड स्वीट हार्ट, आप सब कैसे हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के भाग दो। ठीक है, जैसे चैप्टर वन के भाग दो में चर्चा करेंगे। चैप्टर वन में हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, और अभिक्रिया किसे कहते हैं, और भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हमने इन सभी बातों का चर्चा कल ही कर चुके हैं। जो नहीं देखा है कृपया पुराना लेक्चर देख ले, तब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करेगा। यहाँ पे हम आपको स्पेशल क्वेश्चन ही कराएंगे, स्पेशल क्वेश्चन ही कराएंगे। यहाँ पे क्या होगा, पार्ट वन होता है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का, जो हमने पार्ट वन पढ़ा है उससे संबंधित जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दिया जाएगा, सबका पुर्जा पुर्जा खोल दिया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप में बहुविकल्पी दिया गया है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जो एक कथन दिया गया है पहला क्वेश्चन में, एक अभिक्रिया दिया गया है, इस अभिक्रिया के बारे में हमको चार ऑप्शन के द्वारा चार डाटा दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि इस अभिक्रिया में जो कथन दिया गया है कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपचयन किसे कहते हैं और उपचयन किसे कहते हैं। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी। लेड ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो क्या बन रहा है, पीवी बन रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं बाबू लोग, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचयित। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पीबीओ अपचयित हो रहा है। तो हमारे हिसाब से यह विकल्प सही होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो हेरो कि कहाँ पे पीबीओ को अपचयित लिखा है, सीसा, सीसा मतलब का बस पीबी नहीं, पीबीओ। हाँ, पीबीओ अपचयित हो रहा है, मतलब ऑप्शन संख्या 4 यह क्या है, सही है। अब पेपर में क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा गलत है, भले सही तो पकड़ लेना। अब फिर कार्बन से, कार्बन क्या है, सिंगल है, लेकिन कार्बन उत्पाद में देखो, अभिकारक में कार्बन है लेकिन उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन संयोग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बताओ, उपचयित। ठीक, तो यहाँ कह सकते हैं कि कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित, मतलब उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब कार्बन की वृद्धि होती है। देखो यहाँ पे कार्बन के सॉरी, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है, उपचयन। जब उपचयन जिस पदार्थ होता है उसे उपचयित कहते हैं। तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जहां जहां भी दिखे उसको गलत करो, मतलब कि यह उत्तर नहीं हो सकता। तो देखो पहला ऑप्शन ए दिया है, दूसरा ऑप्शन इधर दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन इधर दिया गया है, चौथा ऑप्शन। तो हमको क्या देखना है, ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को गलत करना है, क्योंकि यह कथन सही दिया है लेकिन पेपर में पूछा कौन सा कथन असत्य है। तो मतलब न तो यह हो सकता है, न तो यह हो सकता है, सब में से। तो बचा क्या हमारे पास, ए और बी के बारे में जो भी कथन दिया गया है वह कथन कैसा है, गलत है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इसे नोट करो, समझ आएगा नहीं। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। बस यहाँ यही नियम लगाना है, अभिक्रिया हो जाएगा। चलो, एक अभिक्रिया दिया गया है, पूछा है निम्नलिखित में से इसमें कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम सबसे पहले अभिक्रिया को लिखते हैं। ठीक है, अभिक्रिया को लिखते हैं जो आपके सामने है। इसमें अभिक्रिया कराया जा रहा है Fe2O3 की अभिक्रिया, Fe2O3 की अभिक्रिया कराया जा रहा है एल्युमिनियम धातु के साथ। किस धातु के साथ, एल्युमिनियम धातु के साथ कराया जा रहा है। तो उत्पाद में क्या बन रहा है, Al2O3 प्लस Fe, आयरन अलग बनता है। ठीक है, यह हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो कह रहा है कि बताओ यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, क्या यह संयोजन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, बताओ, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ध्यान दो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या है, आयरन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, एल्युमिनियम। तो हम कह सकते नहीं है कि एल्युमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया, मतलब एल्युमिनियम अधिक प्रबल है, एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील है। जो अत्यधिक क्रियाशील होता है कम क्रियाशील को
बाहर निष्कासित कर देता है। तो एल्यूमिनियम ने आयरन को बाहर निष्कासित कर दिया, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, एल्यूमिनियम Al2O3 बन गया प्लस आयरन। तो हम कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया, यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, विस्थापन अभिक्रिया। अब एक और अभिक्रिया दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। लौह चूर्ण पर, एक लौह चूर्ण है मतलब आयरन, उस पर क्या किया जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, या डाला जाता है। तो सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो भाई क्या होगा, कुछ नहीं, लौह चूर्ण लेते हैं, इस पर HCl जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें से क्या होता है, धातु है, धातु पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है, सही बात, हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयन क्लोराइड बन जाएगा, FeCl3 बन जाएगा, FeCl3 बन जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, हाइड्रोजन गैस के साथ साथ धातु क्लोराइड ही बनेगा। चलते हैं चौथा अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। भाई संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान एक समान होता है। और फिर कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ा। भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ा, यह पूछा गया। रासायनिक समीकरण संतुलित करना यह इसलिए आवश्यक पड़ा क्योंकि जब देखते हैं कि मतलब अभिकारक के द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यह कथन कौन सा नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग ऊपर पढ़े थे, बताया गया था कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसी आधार पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए, दोनों को द्रव्यमान को बराबर करने के लिए उन्हें बैलेंस करना अति महत्वपूर्ण होगा। समझ आएगा नहीं, रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, तो अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब आपको निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण रूप में परिवर्तित, आपको हिंदी में लिख दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा, और उस रासायनिक समीकरण को लिखिए, फिर उन्हें क्या करना है, आपको संतुलित करना है। क्या करना है बाबू, संतुलित करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग पहला उत्तर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला उत्तर, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, NCERT, ठीक, NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनता है। हिंदी में लिखा गया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनता है। तो यह जो रासायनिक समीकरण भी लिखिए और इसको संतुलित कीजिए। तो नाइट्रोजन, याद रखिए जब भी गैस कहेगा तो हम लोग, अगर नाइट्रोजन गैस कहेगा तो यह नहीं लिखेंगे, N2 लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस बोलेगा तो H नहीं, H2 लिखेंगे। संयोग करके क्या बनता है, अमोनिया, मतलब NH3। अब यह समीकरण तो बन गया। अब इसी समीकरण को बैलेंस करने के लिए बोला गया है भाई नाइट्रोजन के कितने अणु, 2, इधर 1, तो यहाँ 2 बनाने के लिए इधर भी 2 से गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितने अणु, 2, इधर हाइड्रोजन के कितने अणु, 3, 3 दूना 6, कितने 6 अणु। अगर यहाँ भी 6 बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इधर कितने 3 से कि 6 से, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूने 6। अब बात बोलेंगे सर पीछे तो गुणा कर सकते नहीं। जब भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल विधि या कंकाल विधि का प्रयोग करके हम लोग फ्रंट से सामना करेंगे, पीछे से कभी नहीं करेंगे। तो पहला मतलब 5वें का पहला उत्तर यही होगा। अब चलते हैं दूसरा आपको आपकी किताब में दिया गया हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट मतलब H2S। हाइड्रोजन सल्फेट गैस को वायु में दहन कराते हैं। वायु मतलब ऑक्सीजन में दहन कराने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल मतलब क्या बनता है, जल तथा H2O, जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यह तो रासायनिक समीकरण तो लिखा गया, लेकिन इसे बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। हाइड्रोजन इधर कितने, हाइड्रोजन के 2 अणु, इधर भी 2 अणु। सल्फर किधर 1 अणु, इधर भी सल्फर के 1 अणु। इधर ऑक्सीजन के 2 अणु और इधर ऑक्सीजन के 2, 1, 3 अणु। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि नहीं। अब ध्यान दो कैसे बैलेंस किया जाए। अगर हम लोग यहाँ भी 2 लगा दे तो 2 इधर हाइड्रोजन और 2 इधर, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 2 अगर यहाँ पे लगाते तो 2, 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब सल्फर देखो, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 इधर ऑक्सीजन है और 2 इधर, मतलब 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है,
यहाँ पे तो 4 नहीं है, तो ऑक्सीजन को तो बनाने के लिए यहाँ से अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। अब बात आई सल्फर। अब सल्फर इधर कितना है, सल्फर की संख्या कितनी है 2, इधर सल्फर की संख्या कितनी है बाबू, इधर सल्फर की संख्या 1, तो यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। अब सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन भी इधर कितना हो गया 4, ठीक। सल्फर कितना हो गया 2, इधर भी सल्फर हो गया 2। अब बात किससे करते हैं बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन इधर पहले जोड़ो, उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 4, 4 2 6 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन टोटल, 2 इधर और 4 इधर, 4 और 2 कितने मिलके 6 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 4, अगर इसको हम लोग 3 बना दें तो 6 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब कि पांचवें का दूसरा का यही उत्तर होगा, नोट करो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब क्या Al2, ठीक। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, कराने पर, ठीक है, कराने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, मतलब AlCl3, और उत्पाद में क्या बनता है बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराना है, तो उत्पाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब इस रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित या बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ध्यान दो, एल्यूमिनियम के इधर कितने अणु 2, इधर कितने 1, 2 बनाने के लिए बाबू लोग क्या किया जाता है, इधर भी क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ लगा देते हैं 2, एल्यूमिनियम तो बराबर हो गया, छोड़ दो एल्यूमिनियम। बेरियम कितने 1, इधर भी बेरियम 1, क्लोरीन कितना इधर 2, और इधर क्लोरीन कितने 3 दूनी 6, देखो क्लोरीन इधर कितना 2 और इधर कितना 6, तो यहाँ भी 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिए जाए, 3 दूना 6, क्लोरीन भी बराबर हो गया। अब बेरियम देखो इधर 3 हो गया, लेकिन यहाँ बेरियम कितना 1, तो यहाँ भी 3 बना दो, बेरियम भी 3 हो गया। अब बात करो, अब सल्फर, अब देखो इस SO4 का होल ट्वाइस, इसका अर्थ है कि SO4 कितने बार है 3 बार, तो हम कह सकते हैं कि सल्फर के कितने अणु 3 और ऑक्सीजन के टोटल कितने अणु 12। अब सल्फर किधर गिनो 3 है, हाँ, इसमें अगर गुणा करते हैं सल्फर के 3 अणु, और ऑक्सीजन के इधर चेक करो 12 अणु हैं, हाँ, इधर ऑक्सीजन के 4 और 4 गुणे 3 कितना हो गया 4 गुणा बाबू 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12। तो मतलब यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो ये कौन सा हो गया आपका तीसरा नंबर, पांचवें का तीसरा नंबर यही उत्तर होगा। अब पांचवें का चौथा है, आपको करना होगा, मैं उसको दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, उससे आप करेंगे। इसे मिटा देते हैं, नोट करो नोट करो नोट करो, चलो आओ सब बढ़िया ठीक ठाक, चलो आगे चलो, पढ़ो मन से यार, पेपर आ गया है, बहुत दिन पेपर नहीं है, जल्दी होगा। चलो अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आपको करना है, हम लिख दे रहे हैं रासायनिक समीकरण तो लिख दे रहे हैं, लेकिन संतुलित आपको ही संतुलन करना पड़ेगा। पोटेशियम धातु मतलब, पोटेशियम धातु मतलब कि अभिक्रिया जल के साथ, मतलब H2O कि जल के साथ अभिक्रिया करा के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, मतलब H2। इस अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना है, यह अभिक्रिया बहुत जटिल नहीं है, सरल ही आपको कर लेना है। चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ हम लोग को दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं तो इसमें रासायनिक समीकरण लिख के दिया गया है, हमको इसको संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला दिया है हाइड्रोजन नाइट्राइड HNO3, ठीक, HNO3, इसका अभिक्रिया कराना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ अभिक्रिया कराना है। तो उत्पाद के रूप में CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O यही बनता है। हम और लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बैलेंस करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का H2SO4 तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर, मतलब सल्फ्यूरिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर
उत्पाद में क्या बनता है, सोडियम सल्फेट। क्या बनता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है और साथ ही साथ जल बनता है। तो इस रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, चलो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहचान करते हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले देखते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, एक, और उत्पाद में कितने हैं, दो। ओहो, सब नहीं, ऐसा बात नहीं। अभिकारक में एक इधर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी दो, मतलब टोटल 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी ऐसे कुछ है। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने अणु हैं इधर, इधर नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 3, और इधर भी नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 1। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 अणु हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा दें, 2, अगर 2 लगाते हैं नाइट्रोजन के भी 2 अणु हो गए। यहाँ पे कैल्शियम के 1 अणु, इधर भी कैल्शियम के 1 अणु। ठीक है, कैल्शियम के भी 1 अणु हो गए, और नाइट्रोजन के 2 अणु इधर भी है और नाइट्रोजन के 2 अणु इधर भी है। कैल्शियम और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 दूना 6 इधर और 1 इधर 7। ठीक, एक इधर मिला के टोटल ऑक्सीजन 7 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन गिनो, कितना हो गया, 2 इधर ऑक्सीजन हो गया। ठीक, और 3 इधर 5, सॉरी इधर गिनो, 3 दूने 6, 3 दूना 6, और इधर देखो 2, 6 2 8, इधर कितने, 8 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को भी रहने तो, बैलेंस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन पहले बैलेंस करो। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन मात्र 2 है, अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, इधर देखो कितना है, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन, 2 2 2 इधर और 2 इधर, 4 हाइड्रोजन अभिकारक में, 4 हाइड्रोजन उत्पाद में। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, पक्का है बैलेंस हो जाएगा बाबू लोग, ध्यान दो। ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, 2 इधर ऑक्सीजन हो गया और 3 दूना बाबू 6 इधर ऑक्सीजन हो गया। तो 6 2 कितने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 8 अणु हो गए। अब इधर देखो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, इधर 3 है, 3 दूना बाबू 6 अणु, और यहाँ पे 2 था तो 2 1 कम 2, तो इधर भी 6 2 कितने हो गए, 8। अर्थात ये रासायनिक समीकरण अब क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। अब चलते हैं अगली अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं। सोडियम के इधर कितने अणु, 1, इधर भी सोडियम कितने, 2। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सोडियम का आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2। ठीक, अब बात करते हैं सल्फर। यहाँ पे सल्फर के कितने अणु, 1, इधर सल्फर के भी 1 अणु है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, चेक कर लो या ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन ही चेक करिए करो या हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और इधर 1 5, और इधर ऑक्सीजन 4, 4 1 5, मतलब ऑक्सीजन की संख्या लगभग बराबर है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर कितना हाइड्रोजन, 2, और इधर कितना है, 2 और प्लस 2, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 इधर, ठीक, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, इधर कितने, 4 ऑक्सीजन, और इधर कितने, 2, 4 प्लस 2 मिलके कितने ऑक्सीजन हो गए, टोटल 6। अब यहाँ देखो, इधर कितने ऑक्सीजन, 2, और इधर भी कितने ऑक्सीजन, 4, और 4 और 2 मिलकर कितने हो गए, 6। अर्थात यह रासायनिक समीकरण अब क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा तो करा दिया है। अब तीसरा लिख दे रहे हैं तो आप करिए, फिर चौथा हम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो, पेपर में बहुत कठिन नहीं आएगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। जो छपेगा यहीं से छपेगा। बस इस क्लास को पूर्ण रूप से देखिए, क्लास को स्किप ना करिए, पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर, NaCl को क्या कहते हैं, साधारण नमक, मतलब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया AgNO3 के साथ कराया जा रहा है। तो उत्पाद में क्या बन रहा है, उत्पाद में हम लोग को बन रहा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करिए, और चौथा इक्वेशन हम लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं BaCl2। ठीक है, इसका अभिक्रिया करा दे रहे हैं H2SO4 के साथ। अब जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा तो BaSO4 बन रहा है, और साथ ही साथ क्या बन रहा है, HCl। ठीक है, अब इन्हीं दो रासायनिक समीकरण को आप बैलेंस कीजिए। ऊपर आप कर रहे हैं, चलिए अच्छा हम ही कर दे रहे हैं। सोडियम कितने अणु, 1 इधर है, और सोडियम के भी इधर भी 1 अणु है, सोडियम बैलेंस है।
Ag मतलब सिल्वर, इधर भी सिल्वर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्लोरीन के इधर कितने अणु हैं, एक अणु है, इधर भी क्लोरीन के एक अणु है। तो बचा क्या भाई साहब, नाइट्रोजन बचा और ऑक्सीजन। भाई यहाँ पे नाइट्रोजन के एक अणु है और इधर भी नाइट्रोजन के एक अणु, नाइट्रोजन बैलेंस। अरे वाह, हाइड्रोजन के भी इधर तीन, सॉरी ऑक्सीजन के इधर तीन अणु, इधर, वाह तुम लोग तो सही उत्तर दे रहे थे, बैलेंस है। यह पहले से ही समीकरण क्या है, बैलेंस दिया हुआ है, इसमें कोई छेड़खानी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अगली अभिक्रिया। बेरियम की इधर एक अणु, इधर भी एक अणु, क्लोरीन की इधर दो अणु, इधर क्लोरीन के एक अणु, तो दो बनाने के लिए दो से गुणा कर देते हैं, क्लोरीन के भी दो अणु हो गए और हाइड्रोजन के भी दो अणु हो गए हैं। अब चर्चा करते हैं कि सल्फर के इधर भी एक अणु, इधर भी एक अणु है, और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन सही है। अब यहाँ पे चेक करो कि बेरियम एक है, बेरियम यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है, सही है, यह भी बैलेंस हो गया, यह भी रासायनिक समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ध्यान दो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो हिंदी में लिखा गया है, सबसे पहले उसे रासायनिक समीकरण लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में लिखे, फिर उसका समीकरण लिख के संतुलित किया जाएगा। चलो इसे मिटाते हैं, नोट करो। चलो ठीक है, आप लोग नोट कर चुके होंगे, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराना है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाबू लोगों CO2 के साथ अभिक्रिया कराना है। तो उत्पाद में क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 और प्लस क्या बन रहा है, जल मतलब H2O, यही उत्पाद बन रहा है। तो इसको ही संतुलित करना है, आप इसे संतुलित करिए। तब से हम एक और लिखते हैं, एल्यूमिनियम का अभिक्रिया कराना है। किसका, एल्यूमिनियम का अभिक्रिया कराना है। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या होता है बाबू AgNO3। इसके साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद के रूप में हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को उत्पाद के रूप में सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, जल मतलब H2O। इस अभिक्रिया को लिखना है। ओहो, कहीं गलती कर दीजिए क्या, हमारा ध्यान कहीं और चला गया है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो एल्यूमिनियम का अभिक्रिया करा रहे हैं, एक मिनट, आप ऊपर वाला एक क्वेश्चन लिखिए ना, इसको संतुलित करिए, हम अभी नीचे लिख रहे हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। जिंक का अभिक्रिया कराना है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ, उत्पाद में क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3, ठीक है, और क्या बन रहा है, प्लस सिल्वर Ag बन रहा है, इसको बैलेंस करना है। और लिख दे रहे हैं एल्यूमिनियम मतलब Al, इसका अभिक्रिया किसके साथ कराना है, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो क्या उत्पाद में क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब क्या बाबू, AlCl3, और उत्पाद में क्या बन रहा है, कॉपर मतलब Cu कॉपर। अब इन्हीं अभिक्रिया को आप बैलेंस करिए, तो इन अभिक्रिया को आप कैसे बैलेंस करते हैं, चलो चेक करते हैं हम, ठीक है। इन अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कैल्शियम इधर भी एक है अभिकारक में, और उत्पाद में भी कैल्शियम कितना है, एक ही है, ठीक है। अब चेक करते हैं, कार्बन भी इधर एक है और कार्बन भी इधर एक है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन के इधर 3 और इधर एक 4 अणु है। ऑक्सीजन के देखो यहाँ पर भी 2 अणु हैं और इधर भी 2 से गुणा कर देंगे 4 अणु, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन के इधर कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन का 2 से गुणा कर दोगे 2 अणु, मतलब यह अभिक्रिया बैलेंस है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब दूसरा अभिक्रिया, जिंक का अभिक्रिया, इधर भी जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, Ag के एक अणु हैं, इधर भी Ag के एक अणु हैं, यहाँ भी NO3 है, इधर भी NO3, मतलब यह भी रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है भाई। इसको बस हिंदी में दिया था, इसको केमिकल रूप में लिखना है बस, और कुछ नहीं। एल्यूमिनियम के इधर एक अणु, इधर भी एक अणु, कॉपर के एक अणु, कॉपर के एक अणु। अब यहाँ क्लोरीन के देखो 2 अणु और यहाँ क्लोरीन के 3 अणु, थोड़ा सा गड़बड़ी बना। तो अब क्या करते हैं, अगर यहाँ 3 बना देते हैं और यहाँ 2 बना देते हैं, तो क्लोरीन के कितने अणु, 6 अणु, यहाँ भी क्लोरीन के कितने अणु, 6 अणु। अब ध्यान दो,
लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम के 2 अणु हो गए, तो यहाँ 1 है तो 2 बनाने के लिए 2 आगे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कॉपर के कितने 3 अणु, यहाँ पे कॉपर के 1, तो यहाँ भी आपको 3 बनाना होगा, अर्थात यह रासायनिक समीकरण अब संतुलित हो चुका है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो चौथा है आपको करना होगा, आप अपने किताब से करिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण तथा समीकरण के प्रकार लिखिए कि यह कौन सा समीकरण है। अगर हम आपसे यही पूछ ले कि यह किस प्रकार का समीकरण है, रासायनिक मतलब कि संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो देखो यार यहाँ पे जिंक किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, Ag को, तो मतलब ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे एल्यूमिनियम किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, कॉपर को, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार का अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो यहाँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, यहाँ से जल बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO से जुट रहा है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं ना, इसे मिटाते हैं। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 NCERT का क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है बाबू लोगों कि पोटेशियम ब्रोमाइड का अभिक्रिया कराना है। किसका, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराना है बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड मतलब क्या, बेरियम आयोडाइड के साथ कराना है, मतलब BaI2 के साथ। किसके साथ, BaI2 के साथ। जब बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड बनता है, मतलब बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, देखो जब पोटेशियम ब्रोमाइड का अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है तो बेरियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है, उत्पाद के रूप में पोटेशियम आयोडाइड था, बेरियम ब्रोमाइड बनता है। इसे बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ भी पोटेशियम के 1 अणु, इधर भी 1 अणु, आयोडीन के इधर कितने 2 और इधर कितने 1, तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या लगाया जाएगा बाबू लोग, 2, क्या लगा दिया जाएगा 2, तो मतलब इधर आयोडीन 2 है। तो अब ध्यान दो यहाँ पोटेशियम भी 2 हो गया, तो पोटेशियम को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना आवश्यक होगा। अब ध्यान दो बेरियम की इधर 1 अणु, इधर भी 1 अणु, कोई दिक्कत नहीं, और ब्रोमीन के इधर कितने 2 अणु और यहाँ भी ब्रोमीन के 2 अणु, बेरियम के इधर कितने 1 अणु, यहाँ भी 1 अणु, आयोडीन के 2 अणु, इधर भी आयोडीन के 2 अणु, पोटेशियम, अर्थात यह रासायनिक समीकरण अब क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। अब चलते हैं तीसरा विक्रिया दिया है जिंक कार्बोनेट, मतलब क्या, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ठीक है, जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, ओह जिंक कार्बोनेट दिया ही है। जब जिंक कार्बोनेट को ब्रेक किया जाएगा तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। भाई ये क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अब हम बताएंगे। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पे जिंक कितने 1 अणु हैं, जिंक के कितने 1 अणु, अभिकारक में 1 तो उत्पाद में भी 1, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 3 और इधर ऑक्सीजन 2 1 3, ऑक्सीजन बैलेंस है। कार्बन के इधर 1 अणु, इधर कार्बन के 1, मतलब यह समीकरण बैलेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे चलते हैं, अभी बताएंगे किस प्रकार का अभिक्रिया, आगे चर्चा करेंगे। सभी इक्वेशन को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, मतलब H2 प्लस Cl2 आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, HCl। तो इसे बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 2 लगा दिया जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, तो कि H2 प्लस Cl2 आपस में मिलकर HCl बन जाएगा। अगला अभिक्रिया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम मतलब क्या भाई, मैग्नीशियम मतलब क्या, Mg का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया कराने पर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 तथा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब यही अभिक्रिया चारों दिया गया है। अब इन्हीं चारों अभिक्रिया के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान दो कि अगर पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेरियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड बनता है। अभिक्रिया को मैंने बैलेंस कर दिया है। अब हमें बताओ यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पोटेशियम किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, बेरियम को, और बेरियम किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, पोटेशियम को। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया है, डुअल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, मतलब द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब ध्यान दो,
ZnCO3 एक कंपाउंड है, ZnCO3 एक कंपाउंड है। इसे जब ब्रेक किया जाता है जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाते हैं। मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया है, यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार का अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। यह H2 तथा Cl2 आपस में मिलकर HCl मिला रहे हैं, HCl बन जा रहे हैं, तो एक प्रकार का अभिक्रिया है संयोजन, मतलब जुड़ रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया है। देखो यहाँ मैग्नीशियम क्लोरीन, यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है। तो हम कह सकते हैं यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो बैलेंस कर लेते हैं, इधर मैग्नीशियम एक, इधर मैग्नीशियम, क्लोरीन यहाँ पे कितने उत्पाद में, क्लोरीन के 2 अणु, अभिकारक में 1, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आपको क्या लगाना होगा, 2। अब देखो हमारे हिसाब से यह क्वेश्चन बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जब अभिक्रिया कराया जाता है उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जो चूने पानी को पानी मिलाया जाता है तो उससे उष्मा निकलता है। जिस प्रकार से आप लोग दिवाली के दिन अपने घर पुताई करने के लिए चूना पत्थर लाते हैं, फिर उसको रात भर घोलते हैं तो देखते हैं उसमें हाथ डालते हैं तो गर्मी महसूस नहीं होती है, तो इस प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। या आप ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं, जब जल मिलाते हैं तो उससे भी उष्मा बाहर निकलता है, तो हम कह सकते हैं एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जब अभिक्रिया होने के बाद वह वस्तु ठंडा पड़ जाता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जिसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड एक प्रकार का किस प्रकार का अभिक्रिया दिखाता है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया दिखाता है। यह जल के साथ जब अभिक्रिया करता है अत्यधिक ठंडा हो जाता है तथा भाप की तरह उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ठीक है, तो मैंने आपको ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी के बारे में बता दिया। श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है कि जब मानव या व्यक्ति द्वारा जो सांस को इनहेल तथा हेल किया जाता है, मतलब ग्रहण तथा निष्कासन किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि फेफड़े के द्वारा जो आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा उष्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन में जो उष्मा होती है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो श्वसन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि हम लोग जब सांस बाहर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, ऑक्सीजन एक ठंडी गैस है। हम लोग ठंडी गैस अंदर ग्रहण करते हैं और गर्म गैस को बाहर छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। बोला है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों कहा जाता है। हाँ,